इस कहानी के शुरुआत में हम फिलीपीन में एक वेयरहाउस को देखते हैं जहां दो लोग एक आदमी को कुर्सी पर बांध कर रखे होते हैं। उनमें से एक अपने बॉस को कॉल करके कहता है काम हो गया है, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। लेकिन तभी अचानक वो अननोन आदमी पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद उनका बॉस मिंग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है। जब वो वेयरहाउस का गेट खोलकर वहां का नजारा देखता है, उसे देखकर वो कुछ समझ पाता इससे पहले वो अननोन आदमी उसके दोनों आदमियों को मार डालता है। इसके बाद वो अननोन आदमी मिंग के सामने आता है। उसे देखकर मिंग बौखला जाता है क्योंकि ये वही बंदा है जिसको इसने किडनैप करवाया था। मिंग उससे अपनी जान की भीख मांगता है, मगर ये अननोन इंसान इसको टॉर्चर करके मार डालता है। ये अननोन इंसान की इस पूरी मूवी में कहीं पर भी इसका नाम मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए मैं इसको कैंग बुलाऊंगा और ये इस मूवी का मेन लीड है। नेक्स्ट सीन में हम सेकंड मेन लीड माचो को देखते हैं। माचो एक बॉक्सर है जो इलीगल फाइट करके पैसे कमाता है। यहाँ हम कैंग को माचो की फाइट देखते हुए देख पाते हैं। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई वजह है, हमें ये आगे स्टोरी में क्लियर होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्यों माचो इलीगल काम करता है। दरअसल उसकी माँ काफी टाइम से बीमार है और उनके इलाज के लिए इसे अर्जेंट बहुत सारा पैसा चाहिए, इसलिए इसे ना चाहते हुए भी इलीगल काम करना पड़ता है। अगले दिन माचो अपने अंकल ली से मिलने आता है जो एक चाइल्ड केयर सेंटर चलाते हैं। माचो उनसे पूछता है मेरे पापा के बारे में कुछ पता चला। यहाँ हमें पता चलता है कि माचो अपने मिसिंग पापा को ढूंढ रहा है जो एक कोरियन थे और माचो पैदा होने से पहले उसकी माँ को छोड़कर कोरिया लौट गए थे। माचो सिर्फ उन्हें इसलिए ढूंढना चाहता है ताकि माँ के इलाज के लिए पैसे अरेंज हो सके। अंकल ली उसे कहते हैं नहीं बेटा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। जो सुन फ्रस्ट्रेशन में मार्को एक बार में जाकर बियर पीने लगता है। तभी एक आदमी उसके पास आकर एक ऑफर देता है, कल रात मैं एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाला हूँ, अगर तू मेरा साथ देगा तो लूट का 20% तुझे मिलेगा और वैसे भी तुझे पैसे की जरूरत है। माचो उसे सोचकर बताऊंगा ये कहकर वहाँ से निकल आता है। लेकिन जब घर जाके वो अपनी माँ की पूरी हालत देखता है तो उसे ना चाहते हुए भी चोरी में साथ देने के लिए जाना पड़ता है। फिर माचो उस आदमी से मिलता है जो उसे गन देते हुए कहता है तू बस अंदर जाके लाइट कट कर देना, बाकी का काम मैं देख लूंगा। माचो जैसे ही लाइट कट करने जाता है वो देखता है कि उसके पीछे काफी सारे लोग उसे मारने के लिए खड़े होते हैं। इसके बाद होना क्या था, वो सभी मिलकर माचो को मारने लगते हैं। जब माचो अपने बचाव के लिए गन यूज करता है तो पता चलता है कि उसके अंदर गोली नहीं है, मतलब ये सब एक ट्रैप था। जो देख माचो गिरते पड़ते वहां से भागने लगता है। फिर भागते भागते माचो एक रोड पर गाड़ी से टकरा कर नीचे गिर जाता है। उस गाड़ी से माचो को टकराते हुए देखकर वो सारे गुंडे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। फिर यूंजी नाम की एक लड़की उस कार से निकलकर माचो से माफी मांगती है। इसके बाद यूंजी माचो का इलाज करवाने के लिए उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल में माचो की सिर्फ मरहम पट्टी नहीं बल्कि एक तरह से मेडिकल टेस्ट भी होता है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि एक्सीडेंट इतना बड़ा था ही नहीं, लेकिन फिर भी यूंजी इतना सारा टेस्ट क्यों करवाई, इसका जवाब हमें मूवी में आगे मिलता है। इलाज खत्म होने के बाद जब मार्को यहाँ से जाने लगता है तो यूंजी इससे मिलने आती है। वो फिर से एक्सीडेंट के लिए माफी मांगती है और उसे कुछ पैसे भी देती है। इसके बाद यूंजी बातों बातों में उसे पूछती है तुम कोरियन नहीं लगते, फिर भी इतनी अच्छी कोरियन लैंग्वेज कैसे बोल लेते हो। माचो इस सवाल को इग्नोर करता है। तो यूंजी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं तुम एक कपिनो हो। कपिनो उन लोगों को कहा जाता है जिनके पेरेंट्स में से एक कोरियन और दूसरा फिलिपिनो हो, और फिलीपीन में लोग इस वर्ड को एक इंसल्ट की तरह लेते हैं। ये सुनकर माचो को बुरा तो लगता है मगर वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिन बाद अंकल ली माचो को अपने पास बुलाकर कहते हैं तुम्हारे पिता का पता चल गया है और सच ये है कि वो भी तुम्हें ढूंढ रहे थे, जल्दी ही वो तुमसे मिलने यहाँ आने वाले हैं। अगले दिन कुछ अमीर घराने के कोरियन लोग माचो के घर आते हैं। बाहर से कैंग भी ये सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। वो कोरियंस माचो को बताते हैं कि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बीमार हैं। इस वजह से वो खुद यहाँ आने के लायक नहीं है, इसलिए उनके तरफ से हम लोग आए हैं ताकि तुम्हें कोरिया ले जा सकें। और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है, तुम्हें आज रात ही कोरिया के लिए निकलना होगा। इन्होंने पहले से ही माचो का पासपोर्ट, वीजा और टिकट सब अरेंज करके रखे होते हैं। जो सुन माचो कहता है मैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो वो लोग उसे समझाते हैं कि एक नर्स ऑलरेडी अरेंज की गई है जो तुम्हारे माँ का ख्याल रखेगी। और वो ये भी कहते हैं कि अपने पिता से मिलने के बाद तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मिलेंगे। सीन शिफ्ट होती है कोरिया में।
यहाँ हम देखते हैं माचो की स्टेप ब्रदर तेगू को, एक घमंडी, लालची और बेहद चालाक इंसान, फिलीपींस से उसका आदमी कॉल कर बताता है कि काम हो गया है, आज रात ही माचो को ला रहे हैं। तेगू अपने पिता के पास जाता है, उनकी हालत बेहद खराब होती है। तेगू अपने पिता से कहता है, हमने आपके नाजायज बेटे को ढूंढ लिया है, वो जल्दी ही कोरिया आने वाला है, तब तक आप जिंदा रहना। ये देखकर हमें क्लियर होता है कि तेगू अपने बाप को कुछ खास पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ माचो अपनी लाइफ में पहली बार फ्लाइट से सफर कर रहा होता है, वो भी बिजनेस क्लास में, जिसके चलते उसके अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन हम कैंग को भी इसी फ्लाइट में देख पाते हैं। जब फ्लाइट में पैसेंजर सो रहे होते हैं, कैंग माचो के पास आकर पूछता है, क्या तुम पहली बार कोरिया जा रहे हो? माचो पूछता है, तुम कौन हो? कैंग कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। माचो कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। कैंग फिर कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम कोरिया क्यों जा रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपने पिता से मिलने जा रहे हो तो तुम गलत हो। तुम थोड़ा ध्यान से सोचो कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फिर वो माचो के करीब आके कान में कुछ कहता है, जो सुन माचो घबरा जाता है और कैंग चुपचाप यहाँ से चला जाता है। कुछ घंटों के बाद फ्लाइट कोरिया में लैंड करती है। इसके बाद जब ये लोग माचो को लेके एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं तो उनमें से एक आदमी किसी को कॉल करके पूछता है, क्या तुमने वो काम कर दिया? और हैरान होने की बात यह है कि कॉल के दूसरी तरफ एंजी होती है, वही लड़की जो फिलीपींस में मार्को से मिली थी। इसका मतलब ये लोग माचो के साथ कुछ तो करने वाले हैं। यूंजी ने कोरिया आने से पहले उस आदमी को भी मार दिया था जिसके साथ मार्को उस रात चोरी करने गया था। इस वक्त यूंजी एयरपोर्ट पर ही एक टीनेज लड़की सूजिन के साथ बैठी होती है। सूजिन पहले तो माचो की फोटो को बड़े ध्यान से देखती है, फिर वो यूंजी से पूछती है, तुम्हें पता है ना आगे तुम्हें क्या करना है? यूंजी कहती है, डोंट वरी, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी जैसा तुमने कहा है। फिर यूंजी एक बॉक्स निकालकर सूजिन को देती है और पूछती है, तुम इसके साथ क्या करोगी? सूजिन कहती है, क्या पता फ्यूचर में इसकी जरूरत हो। सीन शिफ्ट होता है तेगू पर। तेगू अपने आदमियों के साथ मिलकर दो लोगों को बेरहमी से मार डालता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों इसके खिलाफ हो गए थे। दूसरी तरफ तेगू के आदमी माचो को उसके पिता के पास ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक एक कार फुल स्पीड में आकर उनके बराबर चलने लगती है। उस कार को कैंग चला रहा होता है और जैसे ही वो लोग कुछ कहने के लिए कार का शीशा नीचे करते हैं, कैंग उन पर गोलियां बरसा देता है, जिसके चलते उनकी गाड़ी रोड से उतरकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और उनमें बैठे सभी लोग अधमरे हो गए, सिर्फ माचो को छोड़कर, क्योंकि उसने समय रहते सीट बेल्ट लगा लिया था। फिर कैंग आकर अपने बचे हुए काम खत्म करता है, माचो को छोड़कर बाकी सबको शूट करके। कुछ देर बाद जब माचो को होश आता है तो वो देखता है सभी लोग मारे जा चुके हैं। जब वो भागने की कोशिश करता है तो वह अपने सामने कैंग को देखता है, जो मस्त खड़े होके उसका इंतजार कर रहा था। कैंग कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम कोरिया मरने के लिए जा रहे हो। यही बात उसने फ्लाइट में माचो के कान में कहा था। ये सुनकर माचो काफी घबरा जाता है और एक मौका मिलते ही वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल के रास्ते भागने लगता है। कैंग भी कार से उसका पीछा करता है। काफी देर भागने के बाद माचो थक जाता है और कैंग से पीछा छुड़ाने के लिए वो एक ब्रिज से नीचे कूद जाता है। लेकिन कैंग भी इतनी आसानी से हार मानने वालों से नहीं था, वो भी जंप करके उसके पीछे आ जाता है। एक बार फिर दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। काफी देर तक भागने के बाद दोनों एक टनल के नीचे पहुंचते हैं और तभी वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ कैंग उसका पीछा छोड़ देता है क्योंकि उसे बारिश से भीगना पसंद नहीं। ये सीन को देखकर हम कैंग के बारे में इतना बता सकते हैं कि ये बंदा अनप्रिडिक्टेबल है, एक ऐसा आदमी जो बिना वजह हमेशा हंसने लगता है, किसी को मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता। वो इंसान बारिश से बचने के लिए अपने टारगेट का पीछा छोड़ देता है। अगले सीन हम तेगू को देखते हैं, जो फोन पर किसी के साथ बातें कर रहा था। कोई बंदा उसे माचो के बदले $10 मिलियन डिमांड करता है। जो सुन तेगू गुस्से में उस आदमी को पागल बोलता है और पैसा देने से साफ इनकार करता है। फिर वो अपने पिता के पास जाके फ्रस्ट्रेशन में हंसते हुए कहता है, एक तरफ आप हो जो कभी भी मर सकते हो और दूसरी तरफ एक पागल आदमी जो माचो के बदले हमसे $10 मिलियन मांग रहा है। इधर दूसरी तरफ खुद को बचते बचाते हुए माचो एक फोन बूथ के पास पहुंचता है। वो अपने अंकल ली को कॉल करके कहता है, यहाँ सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, ना जाने क्यों ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। माचो यहाँ फोन पर बातें कर ही रहा था कि तभी वो देखता है कैंग अपनी कार से यहाँ पहुँच चुका है। जो देख माचो तुरंत यहाँ से भागने लगता है और कैंग उसका पीछा करने लगता है। यहाँ एक चीज नोटिस
नोटिस होती है। केंग माचो को मारना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मारना ही होता केंग कब का उससे मार देता। काफी देर तक पीछा करने के बाद केंग माचो को पकड़ने ही वाला था कि तभी एक कार माचो के सामने आके रुकती है, जिसमें बैठकर माचो यहाँ से निकल जाता है। माचो को केंग से बचाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि यूंजी होती है, और जो माचो को एहसास होता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही है जिसे वो फिलीपींस में मिला था। जो पता लगते ही माचो कंफ्यूज होकर पूछता है ये सब क्या हो रहा है। यूंजी कहती है तुम यहाँ अपने पिता से मिलने आए थे ना, तो चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। तभी रोड पर वो देखती है तेगु अपने आदमियों के साथ कहीं पर जा रहा था। यूंजी अपने कार की हेडलाइट ब्लिंक करती है, जिसके चलते तेगु का ध्यान उस तरफ चला जाता है। जब दोनों की कार क्रॉस करती है तो तेगु माचो को देख लेता है, जो देख तेगु और उसके आदमी तुरंत यू टर्न लेके उनका पीछा करने लगते हैं। इस वक्त तेगु यूंजी को कॉल करके कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो। यूंजी कहती है मैं ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ, फर्क इतना है कि ये ऑर्डर तुम्हारा नहीं है। यानी कि असल में यूंजी तेगु के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कर रही है। इसी वक्त केंग भी तेगु के आदमियों को ओवरटेक करके यूंजी का पीछा करने लगता है। यहाँ हमें इस मूवी का सबसे अच्छा चेसिंग सीन देखने को मिलता है, लेकिन आखिर में यूंजी सबको चकमा देकर अपनी कार को जंगल के अंदर ले जाती है। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता और सब आगे निकल जाते हैं। फिर यूंजी एक जगह पर कार रोक देती है। माचो उसे पूछता है सब मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हैं। यूंजी कहती है अब जब तुम मरने ही वाले हो तो मैं तुम्हें सारी कहानी बता देती हूँ। यूंजी कहती है तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है और वो कभी भी मर सकते हैं। उन्हें बचाने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट करना जरूरी है, लेकिन कोरिया में अभी तक उनका मैचिंग हार्ट डोनर नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड रिलेटेड वाले लोग ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें फिलीपींस में ढूंढा गया और इसलिए तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाया गया। माचो पूछता है कि तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। यूंजी कहती है क्योंकि मैं तेगु की छोटी बहन सूजिन के लिए काम करती हूँ। सूजिन नहीं चाहती कि ये हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो और तुम्हारे पिता बच जाए, क्योंकि अगर तुम्हारे पिता मर गए उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ सूजिन के नाम हो जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि सूजिन की माँ ने तेगु की पीठ पीछे एक नया वसीयत बनाकर कॉन्फर्मेशन के लिए तुम्हारे पिता से साइन करा लिया था। और जब ये बात तेगु को पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है, इसलिए तो वो अपने पिता को जिंदा रखना चाहता है। और जब यूंजी माचो को मारने वाली थी तभी केंग वहां आकर उनकी कार को टक्कर मारता है, जिससे यूंजी का निशाना चूक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर माचो यहाँ से भाग जाता है। जो देख यूंजी गुस्से में केंग के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बुलेट खत्म हो जाती है और जैसे ही वो गन रिलोड करके केंग को मारती केंग उसे टपका देता है। दूसरी तरफ माचो भागते हुए रोड तक पहुंच जाता है, जहाँ माचो की खराब किस्मत के चलते तेगु उसे देख लेता है और उसे उठाकर अपने साथ घर ले जाता है। सूजिन माचो को जिंदा देखकर अपसेट हो जाती है। वो सोचती है कि यूंजी अपना काम पूरा नहीं कर पाई तो अब उसे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो अपने रूम में जाकर एक बॉक्स खोलती है जो यूंजी ने उसे दिया था, उसमें गन होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकल ली केंग को कॉल करते हैं और यहाँ रिवील होता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। माचो को लेकर इन दोनों के बीच कोई तो कनेक्शन जरूर है। यहाँ तेगु माचो को ऑपरेशन चैम्बर में ले जाता है, जहाँ माचो पहली बार अपने पिता को देखता है। सबसे पहले तो तेगु माचो और अपने पिता के साथ एक सेल्फी लेता है, फिर वो अपने आदमियों से कहता है खड़े क्यों हो, शुरू करो। ये सुनते ही माचो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तेगु के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और फिर डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले उसे होश आ जाता है। जो देख डॉक्टर अपने जूनियर को और एक इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो डॉक्टर उसे ही इंजेक्शन लगा देता है। गार्ड्स आकर इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक वही डॉक्टर उन गार्ड्स को मार डालता है। जो देख बाकी डॉक्टर यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि केंग, जो चुपके से डॉक्टर की टीम में शामिल हो गया था। मगर इससे पहले ये दोनों यहाँ से निकल पाते, तेगु अपने आदमियों के साथ आकर इनका रास्ता रोक लेता है। फिर वो केंग से कहता है अबे तू वही तो नहीं जिसने मुझसे माचो के बदले $10 मिलियन की डिमांड कर रहा था। तुम्हें क्या लगता था मैं कोई आम आदमी हूँ? तुम्हें शायद पता नहीं मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए क्या कर सकता हूँ। इसके बाद केंग माचो के सर पर गन तान देता है। फिर वो बाहर आकर तेगु से कहता है अगर अपने पिता की जान बचाना चाहते हो तो ज्यादा बकवास मत करो। तेगु जानता था कि अगर माचो को कुछ हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन तभी तेगु की स्टेप सिस्टर सुजिन वहां आकर माचो पर गोलियां चला देती है। मगर केंग के मेहरबानी से माचो इस हमले से बच जाता है। इसके बाद केंग और तेगु के आदमियों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाता है। इस फायरिंग के दौरान केंग के पैर में गोली लग जाती है और ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए तेगु के पिता को भी एक गोली लग जाती है। फिर जब तेगु अपने आदमियों के साथ अपने पिता को देखने के लिए अंदर आता है तो वो देखता है केंग एक गन माचो पर और दूसरी उसके पिता पर ताने खड़ा था। केंग
केंग कहता है अभी मुझे $10 मिलियन चाहिए, नहीं तो क्या होगा ये तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। जो देख तेईगू को ना चाहते हुए भी केंग के बैंक अकाउंट में $10 मिलियन ट्रांसफर करना पड़ता है। इसके बाद केंग माचो को उन लोगों के हवाले कर देता है। फिर पैसा मिलने के बाद जब केंग यहाँ से जाने लगता है तो तेईगू उसे कहता है तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया, भले ही तुम मुझसे पैसे निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई एरा गैरा मेरे घर में आके मुझे चूना लगा जाए। केंग समझ आता है कि इतनी जल्दी ये सब खत्म होने नहीं वाला। फिर वो फिलिपिनो लैंग्वेज में माचो को चिल्लाते हुए कहता है नीचे झुक जाओ। इसके बाद केंग किसी को संभलने का मौका ना देते हुए बिजली की तेजी से उन सब पर हमला कर देता है। केंग के हाथों में जो भी लगता है वो उससे उनको मारने लगता है। चारों तरफ खून के छींटे दीवारों पे रंग जाते हैं। जो देख तेईगू को एहसास हो जाता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है और आखिर में तेईगू भी केंग के हमले से बच नहीं पाता। इसके बाद केंग जो माचो को लेकर बाहर जाने लगता है तो सूजिन यहाँ इनका रास्ता रोक लेती है। केंग उससे कहता है तुम्हारा भाई और पिता अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, तो वसीयत के हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है, इसलिए बिना कोई हंगामा खड़ा किए हमें यहाँ से जाने दो। सूजिन कहती है तुम जा सकते हो, मगर इस कमजोर लेग पीस को यहाँ छोड़कर फ्यूचर में ये वापस कोरिया आकर इस प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकता है। फिर वो केंग से पूछती है तुम इस लौंडे को खत्म करने के कितने पैसे लोगे। केंग कहता है तुम्हारे खून में ही प्रॉब्लम है क्या, तुम सब साले कितने हरामी हो। फिर वो माचो की तरफ देखकर कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि ना तो तुम इस फैमिली का हिस्सा हो और ना ही तुम्हारे रगों में इनका खून है। और यहाँ पर इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। असल में माचो उस आदमी का बेटा है ही नहीं जिससे मिलने के लिए वो कोरिया आया था। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि एक दिन यूनजी केंग से मिलने फिलीपीन आई थी। उसने एक बच्चे का फोटो देते हुए कहा था ये अब 20 से 22 साल हो चुका होगा, हमें एक हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए तुम्हें इसे ढूंढना होगा। और यहीं से केंग एक सॉलिड प्लान बनाया। केंग माचो के अंकल ली को पहले से जानता था। केंग उसके पास जाकर कहा था कि मुझे एक 20 से 22 साल का लड़का चाहिए जो गरीब और जरूरतमंद होने के साथ साथ मेंटल स्ट्रॉन्ग भी हो। तभी अंकल ली ने उसे माचो का नाम सजेस्ट किया था। बाद में यूनजी को ये यकीन दिलाने के लिए कि माचो सच में उस कोरियन बिजनेसमैन का बेटा है, केंग ने ही हॉस्पिटल में सारी रिपोर्ट चेंज करवा दिया था। ये सब कुछ सुनने के बाद माचो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। केंग उसे कहता है डोंट वरी, जो पैसा मैंने तेगू से लिए उसमें अंकल ली के साथ साथ तुम्हारा भी हिस्सा है, और वैसे भी मैंने अंकल ली को प्रॉमिस किया था कि इस पूरे मिशन के दौरान मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ से कुछ दिनों का समय दिखाया जाता है। केंग के दिए हुए पैसों से माचो की माँ का सक्सेसफुल इलाज हो जाता है। उसकी माँ को देखने के लिए केंग हॉस्पिटल आता है। फिर अगले सीन में दोनों को रोड पर चलते चलते बातें करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक चीज नोटिस होती है कि ये दोनों अब एक दूसरे के साथ पसंद करने लगे हैं, और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।